खबरों का इंतजार हुआ पूरा। आपकी पसंद, आपकी खबर, न शोर न हंगामा। बात होगी खबर की, न इधर की न उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। इस शो को लगातार नंबर 1 न्यूज शो बनाने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवांगी ठाकुर। तो आइए शुरुआत करते हैं बात पते की। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे बजट ज्ञान के साथ। ज्ञान इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने पूरा दिन बजट के बारे में देखा, पढ़ा, सुना होगा, लेकिन हम जिस ज्ञान की बात कर रहे हैं वो थोड़ा अलग है। क्यों, ये भी आपको बताते हैं। 2025 के बजट का सार समझना है तो इन 4 अक्षरों पर आप फोकस कीजिए। ज्ञान, GYAN। पीएम मोदी ने भी कहा था कि बजट का फोकस ज्ञान पर है। पहले ये समझिए कि ज्ञान है क्या। यहाँ G का मतलब गरीब, Y का मतलब युवा, A का मतलब अन्नदाता, जबकि N का मतलब है नारी। और बजट में इस ज्ञान का पूरा ध्यान रखा गया। मोदी सरकार के बजट में सभी तबकों का पूरा ख्याल रखा गया है, चाहे किसान हो, गरीब हो या फिर महिलाएं। बजट में कोशिश यही है कि सबके चेहरों पर मुस्कान लौटे। सबसे ज्यादा चेहरे तो युवाओं के चमक रहे हैं, जिनको स्टार्टअप से लेकर मेडिकल कॉलेज में सीट बढ़ाने तक कई तोहफे इस बजट में मिले हैं। स्टार्टअप के लिए अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। अगर इससे क्या होगा, जो नए स्टार्टअप कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन मिलेगा। युवाओं को मुझे नहीं लगता कि इतना कोई लाभ मिल पाता है स्टार्टअप्स का। ठीक है, गवर्नमेंट तो कर देती है ऐलान कि हम इतना कर रहे हैं, उतना कर रहे हैं, लेकिन युवाओं को कहीं ना कहीं कुछ नहीं मिल पाता है। युवाओं की तरह किसानों के भी चेहरे खिले हैं, क्योंकि पूरा फोकस अन्नदाता की हालत सुधारने पर है। किसानों के लिए जो घोषणा हुई है वो कृषि क्षेत्र और समूची ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई क्रांति का आधार बनेगी। युवाओं और किसानों के साथ महिलाएं भी बजट से खुश नजर आ रही है। यानी ज्ञान का N यानी नारी शक्ति को भी निर्मला सीतारमण ने साध लिया है। इतना लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अभी जैसे लास्ट 2 इयर्स अगर इफ यू सी कि एवरीबॉडी वाज सेइंग कि अरे कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया, स्पेशली फॉर द वुमेन्स, कि जो चाहते हैं कि एंड ऑफ द मंथ कुछ हाथ में बचे। सो दैट इज समथिंग वेरी ग्रेट। युवा, किसान, महिला और गरीब यानी बजट में ज्ञान की छाप साफ दिखाई पड़ती है, जिसमें इन चारों तबकों का पूरा ख्याल रखा गया है। अब इस ज्ञान यानी कि चारों वर्गों को बजट में क्या मिला है, जरा वो भी आपको समझाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे G यानी कि गरीबों की, जिनके लिए PM स्वनिधि योजना के तहत 30,000 तक के लोग का प्रावधान किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस योजना से लगभग 60 लाख गरीब रेहड़ी पटरी वालों को बड़ा फायदा होगा। जरा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं Y की, जहां पर युवा को यहां पर कहीं ना कहीं देखिए एक बड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। युवाओं के लिए स्टार्टअप के लिए बजट में 10,000 करोड़ का फंड दिया गया है। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए 20 करोड़ रुपए तक का लोन भी ये पा सकेंगे। साथ ही मेडिकल कॉलेजों में 75,000 सीटें यहां पर बढ़ा दी गई है। लेदर इंडस्ट्री में 22 लाख युवाओं को रोजगार का प्रावधान बजट में यहां पर दिया गया है और भी बहुत कुछ है। और अब बात करते हैं A की, यानी कि अन्नदाता। यहां पर किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर अब 5 लाख कर दी गई है। 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य योजना की शुरुआत, जिससे करीब 1.7 करोड़ किसानों को बड़ा फायदा होगा। N यानी कि नारी। बजट में महिलाओं के लिए भी मोदी सरकार ने कई ऐलान किए हैं, जिनमें पहली बार उद्यम स्टार्ट कर रही महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक के टर्म लोन का प्रावधान किया गया है। तो इसके अलावा भी ज्ञान पर फोकस करते हुए बजट में तमाम प्रावधान किए गए हैं। एक रिपोर्ट देखिए। तो देखिए, लगातार बजट में सिर्फ ज्ञान पर फोकस नहीं किया गया है, बल्कि मिडिल क्लास को भी सरकार ने खुश कर दिया है। और इसी के साथ मोदी सरकार ने उस चैलेंज को भी पूरा करके दिखाया है जो केजरीवाल ने कुछ दिन पहले दिया था। इनकम टैक्स की छूट की सीमा को 7 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख किया जाए। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. केजरीवाल का चैलेंज था और मोदी सरकार उससे भी 2 कदम आगे निकल गई और मिडिल क्लास को वो तोहफा दे दिया, जिससे एक बड़ा तबका बाग-बाग हो गया। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. यानी अब नौकरी पेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम चुनने पर सालाना 12,75,000 तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, जिसका फायदा ये होगा कि 0 से लेकर 4 लाख तक 0 टैक्स देना होगा। 4 से लेकर 8 लाख तक 5% टैक्स लगेगा। वहीं 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स लगेगा। दूसरे और तीसरे स्लैब के टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरी पेशा लोगों की कुल 12,75,000 तक की आमदनी टैक्स फ्री हो जाएगी।
बजट आए और पॉलिटिक्स ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जिस बजट पर मिडिल क्लास झूम रहा है, उसी बजट पर विपक्ष को रोना आ रहा है। कोई इसे चुनावी बजट बता रहा है तो कोई भारत के बजट को बिहार का बजट करार दे रहा है। बजट अगर अच्छा हो तब भी सियासत के लिए बुरा ही होता है, क्योंकि मुद्दों का गुणागणित बिगड़ जाता है और रणनीति की नई रिजीम तैयार करनी पड़ती है। टैक्स में 12 लाख की लिमिट के बाद भी विपक्ष की प्रतिक्रिया कुछ ऐसी ही है। ये बजट है एक विकसित भारत का, ये बजट है प्रधानमंत्री जी की संकल्प, एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपने को साकार करने का। गरीबों के आवास के लिए कोई बात नहीं, मनरेगा की कोई बात नहीं, अभी आगे देखेंगे। चुनाव है, बिहार, दिल्ली, उसके लिए ये सब नजर आ रहा है। बजट के बहाने विपक्ष में बढ़ती दरार भी सामने आ गई है। इंडिया ब्लॉक के 2 अलग अलग सहयोगी अलग अलग धारा में चलते दिखाई पड़े। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये भारत सरकार का बजट है कि बिहार सरकार का बजट है। आपने बिहार के अलावा किसी और प्रदेश का नाम सुना वित्त मंत्री जी के पूरे बजट भाषण में? मैं कहूंगी ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी जीत है। ये 240 वोट पर आने की जीत है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 साल से मिडिल क्लास की यही मांग थी कि हम लोग सैलरी कमाते हैं, उससे ज़्यादा खर्चा हमारा टैक्स में चला जाता है, ना सेविंग होती है, ना इन्वेस्टमेंट होता है। आज फाइनली उनकी सुनवाई हुई है। यानी किसी को मिडिल क्लास की जीत नजर आ रही है तो कोई इसे चुनावी बजट बता रहा है, लेकिन विपक्ष के सवालों से तर भारत का मिडिल क्लास इस तोहफे से बेहद खुश नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2025 को भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। साथ ही पीएम ने इसे भारतीयों के सपने को पूरा करने वाला बजट भी कहा। इससे पहले केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त मंत्री के रूप 8वां बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने सभी सेक्टरों के लिए विकास के लिए नई बड़ी घोषणाएं की। संसद में बजट पेश होने के बाद से सत्ता और विपक्ष की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। बजट से गदगद प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जमकर तारीफ की। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि हमने हर सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। आज भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने कई सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से प्राथमिकता दी गई है। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आम बजट को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया। बजट की भूरिभूत प्रशंसा करता हूं और इस बजट में समाज के सभी वर्गों की चिंता की गई है। यह बजट युवा, गरीब, किसान, नारी और समाज के सभी वर्गों और सेक्टर्स के विकास को बढ़ावा देने वाला है और खासकर मध्यम वर्ग के जो लोग हैं उनके योगदान को भी मान्यता देते हुए यह बजट मैं कहूं अभूतपूर्व तोहफा लेकर आया है। आम बजट 2025 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी राय है। जहां सत्ता पक्ष इसकी तारीफ कर रहा है तो वहीं विपक्ष इसे चुनावी बजट बता रहा है। दिल्ली को ये चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने वोकल को राहत दिया। अगर ये चुनाव नहीं हो रहे होते दिल्ली के तो ये वोकल के लिए राहत भी नहीं मिलता। तो ये सब चुनावी घोषणाएं हैं। एक तो दिल्ली के लिए और पहले तो वो पे कमीशन का गठन हुआ। आज ये इनकम टैक्स रिलीफ की घोषणा की गई जो सीमा है 12 लाख बन गई है। तो और बिहार में चुनाव होने वाले हैं। लेकिन बजट में वित्त मंत्री ने मिडिल क्लास को राहत देते हुए जिस तरह से न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए सालाना तक की इनकम को आयकर छूट दी है, ऐसे नौकरी पेशा वर्ग के करोड़ों लोगों को फायदा जरूर होगा। एक तरफ विपक्ष बजट में चुनाव देख रहा है तो दूसरी तरफ जयराम रमेश ने बजट के बहाने टैक्स टेररिज्म यानी कि कर आतंकवाद का जिक्र करके अब नया बवाल खड़ा कर दिया है। कहानी यही नहीं खत्म हुई। रामगोपाल यादव ने भी भारत की तुलना पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कर डाली। बजट पर सवाल तो ठीक थे, लेकिन टैक्स कलेक्शन को लेकर आतंकवाद कहना कितना जायज है? अगर जायज नहीं तो सवाल ये है कि विपक्ष ये बयान क्या कहते हैं। This budget does not address the real issues of inequality, price rise, Manrega, stagnant wages, lack of private investment.
tax terrorism, the freedom from tax authorities. So those are the real issues. जयराम रमेश तो टैक्स टेरर तक सीमित थे। सपा महासचिव रामगोपाल यादव ने तो देश की तुलना अफगानिस्तान पाकिस्तान से कर डाली। आंकड़े तो ये बना लेते हैं, आंकड़े असली आप देखेंगे तो ताज्जुब करेंगे कि देश कहां पहुंच गया। हमारे देश की स्थिति पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कीनिया, तंजानिया और इथियोपिया के लेवल में है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 24 ये कह रही है। यानी विरोध का स्तर ये पहुंच चुका है कि देश के टैक्स सिस्टम की तुलना आर्थिक आतंकवाद से और भारत की तुलना अफगानिस्तान पाकिस्तान से की जा रही है। सवाल ये कि क्या इन दलों के सत्ता में रहते देश टैक्स फ्री था? क्या बिना टैक्स वसूले भी देश चलाने का कोई अलादीन का चिराग इन नेताओं के हाथ लग चुका है? अगर नहीं तो ऐसी बयानबाजी क्यों? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने के लिए कई बड़े फैसले किए और देश के अन्नदाताओं के लिए सरकार का खजाना भी खोल दिया। कैसे, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई। पहले केसीसी की लिमिट 3 लाख रुपए थी। किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकार धन्य धान्य कृषि योजना शुरू करेगी, जिसका लाभ 1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा। इसके अलावा इस योजना के साथ ही मखाना किसानों के लिए एक विशेष बोर्ड बनाने, कपास उत्पादन के लिए 5 साल की योजना लागू करने की घोषणा की गई है। डेयरी और मछली पालन के लिए भी अब 5 लाख रुपए तक लोन मिलेगा। तो ये बड़ी चीजें हैं जो हम आपको लगातार बता रहे हैं और किस तरह से आप देखिए ये बड़ी सौगात किसानों के लिए। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दालों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 6 साल के विशेष मिशन की घोषणा की। तुअर, उड़द और मसूर दालों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केंद्रीय एजेंसियां अगले 4 साल तक इनकी खरीद करेंगी। इससे दाल उत्पादक किसानों को प्रोत्साहन और घरेलू बाजार में दाल की कीमतों को काबू करने में मदद मिलेगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीएम मोदी के बयान का हवाला देते हुए इस बजट को अन्नदाता के साथ साथ गरीब, युवा और नारी शक्ति वाला बजट बताया है। 4 अक्षरों में से परिभाषित किया है। G फॉर गरीब, Y फॉर युवा, A फॉर अन्नदाता और N फॉर नारी शक्ति। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सैनी ने बजट को किसानों का फायदा पहुंचाने वाला बताया। यह बजट हरियाणा के कृषि क्षेत्र और उद्योग को भी लाभ तथा नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। इस बजट के अंदर किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा जो 3 लाख रुपए थी उसको 5 लाख रुपए करने का जो निर्णय किया है वो सराहनीय निर्णय है। मेरे किसानों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष आलोक वर्मा ने कहा कि सरकार किसानों का कर्ज माफ करने की बजाय उन पर कर्ज और बढ़ाना चाहती है। सरकार ने दोबारा कर्ज बढ़ाने की बात कही है। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से 5 लाख बढ़ाकर देश में किसानों को कर्ज के जाल में फंसाने की साजिश की जा रही है। इधर बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले बजट में बम्पर ऐलान किया गया। चाहे मखाना बोर्ड का गठन हो, पटना एयरपोर्ट का विस्तार या फिर वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट, करीब करीब हर क्षेत्र के लिए यहां घोषणा की गई। बजट में बिहार पर फोकस को इस तस्वीर से समझा जा सकता है। वित्त मंत्री ने जो साड़ी पहनी थी उसमें मधुबनी पेंटिंग की झलक देखने को मिली। ऐसे में सबसे पहले बिहार के लिए उन्होंने मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान किया। मखाना बोर्ड के गठन से बिहार के कई जिलों के किसानों को मदद मिलेगी। मखाना बोर्ड के अलावा मिथिलांचल में वेस्टर्न कोशी कैनाल प्रोजेक्ट का भी ऐलान किया गया। साथ ही बिहार को ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मिलेगा, फूड प्रोसेसिंग संस्थान की स्थापना होगी और IIT पटना की क्षमता का विस्तार किया जाएगा। बजट में बिहार को मिले इस बम्पर उपहार पर चिराग पासवान ने तमाम बिहार के लोगों को बधाई दी। मखाना जो कि पुनः फूड प्रोसेसिंग में ही आता है और उसका सबसे ज्यादा उत्पादन बिहार में होता है, उसका मखाना बोर्ड बनाने का जो जिक्र किया गया है उसके लिए भी मैं बिहारियों की तरफ से माननीय वित्त मंत्री जी का विशेष तौर पर मैं धन्यवाद कहूंगा। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को इस बजट में बिहार के लिए कुछ भी नहीं दिखा। ना बिहार को कुछ मिला है, ना ये देना चाहते हैं। ये केवल जुमलेबाजी है और बिहार का चुनाव आएगा तो मीठी मीठी बातें होंगी लेकिन काम की बात नहीं होगी। देश का बजट बिहार के बजट के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी के आग्रह पर बिहार में कई चीजों की स्थापना करने का काम है।
दरअसल बिहार में इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में इस बजट को बिहार चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अपना 8वां बजट पेश किया और बजट पेश होने से पहले ही अमरोहा के एक चित्रकार ने वित्त मंत्री की अनोखी तस्वीर बनाई, जिसमें निर्मला सीतारमण को बजट डॉक्यूमेंट के साथ यहां दिखाया गया है। देश भर की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट पर टिकी थी। ये उनका लगातार 8वां बजट था। वित्त मंत्री के सदन में बजट पेश करने से पहले अमरोहा के चित्रकार जुहैब खान ने अपनी स्किल का शानदार नमूना पेश किया और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की कोयले और चौक से एक अनोखी पेंटिंग बनाई। चित्रकार जुहैब खान की कोयले और चौक से बनी इस पेंटिंग की ऊंचाई 8 फीट थी, जिसमें बजट 2025 की झलक देखने को मिली। चित्रकार जुहैब खान ने इस पेंटिंग में वित्त मंत्री के साथ उनका बजट टैबलेट और भारतीय रुपए का प्रतीक भी उकेरा था। जुहैब खान ने इस पेंटिंग के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था के उज्जवल भविष्य की उम्मीद जताई। मैंने एक 8 फीट का चित्र तैयार किया है और इस चित्र को मैंने कोयले और चॉक की मदद से बनाया है। इस चित्र के माध्यम से मैं ये आशा करता हूँ कि इसके बाद भारतीय रुपया अच्छी स्थिति में होगा और हमारा जो देश है वो तरक्की करेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट में मिडिल क्लास को राहत समेत कई अहम घोषणाएं की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में ये उनका लगातार 8वां बजट था। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये बजट देश की आर्थिक स्थिति को कितना मजबूत करता है और चित्रकार जुहैब खान की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। संसद में बहस और गर्मागर्म चर्चाएं आम बात है। आज बजट पेश होने से पहले वक्फ पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल और कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जब संसद में आमने सामने हुए तो उनके बीच मजेदार नोकझोंक हुई। और वक्फ संशोधन बिल को लेकर जगदम्बिका पाल और इमरान मसूद के बीच हल्का फुल्का मजाकिया लम्हा देखने को मिला। सर आपने सारा हमारा बर्बाद कर दिया, क्या करें सर, सारा बर्बाद कर दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा सर। आपकी हर बात मानी। अरे सर सब छोड़ मानी, आपने कुछ सुना भी नहीं सर, सुना भी नहीं कुछ आपने, सब बर्बाद कर दिया सर, कुछ भी नहीं छोड़ा हमारे पास। हमारे पास वक्त में कुछ नहीं छोड़ा आपने सर, सब बर्बाद कर दिया सब की जो कल्याण। इस दौरान बीजेपी सांसद और वक्फ पर बने जेपीसी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने वक्फ की संपत्ति पर दिए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के बयान पर भी पलटवार किया। बनर्जी जी को प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है और जेपीसी में कोई जो अमेंडमेंट लेकर सरकार आई थी उसमें अमेंडमेंट की ये प्रक्रिया है कि अगर आप उससे सहमत नहीं हैं तो सदस्यों को क्लॉज बाय क्लॉज या सेक्शन वाइज आप अमेंडमेंट दे सकते हैं। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने जेपीसी की बैठक में चेयरमैन जगदम्बिका पाल पर प्रक्रिया का पालन नहीं करने और संशोधन प्रस्ताव पर नहीं बोलने देने का आरोप लगाया था। दिल्ली की पॉलिटिक्स एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है, चुनावी लिहाज से भी और प्रचार में तकनीक के इस्तेमाल से भी। और ये हम क्यों कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। देखिए, हम जिस एडवांस लेवल की बात कर रहे हैं वो केजरीवाल के नए किरदार के बारे में है। सियासी समर में केजरीवाल की पार्टी सुर संग्राम छेड़ चुकी है और गाने के बोल है केजरीवाल नहीं तो कौन बे। यूं तो बेशब्द तहजीब और संस्कार दोनों के खिलाफ है, लेकिन चुनावी दंगल में शब्दों की गरिमा कब की विदा ले चुकी है। खैर, केजरीवाल के इस वीडियो वॉर ने ये भी साबित कर दिया कि सियासत के समर में भविष्य की लड़ाई अब बहुत बदल चुकी है। वही है ना दिल्ली वाला केजरीवाल। केजरीवाल का डैशिंग अवतार देखिए और गाने के बोल मैं नहीं तो कौन बे। कभी ये रैप सॉन्ग जेन जी की जुबान पर चढ़ा था, अब गाने के जरिए केजरीवाल दिल्ली की उसी जेन जी यानी युवा वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो कौन बे है कौन इधर, केजरीवाल नहीं तो कौन। उसका जुमले वाला वाइब नहीं है, ओके करके दिखाया वो स्टाइल यही है। ठीक है रुको जरा सब्र करो, कौन बोला जीतना इनका स्टाइल नहीं है। अब लो दरअसल रैप सॉन्ग आज की युवा पीढ़ी के स्टाइल का प्रतिनिधित्व करता है, उनकी जुबान पर चढ़ता है, दिलों पर छाता है। लिहाजा टीम केजरीवाल ने जेन जी को साधने के लिए उसी के अंदाज में कैंपेन सॉन्ग लॉन्च कर दिया। केजरीवाल नहीं तो और कौन आएगा, काम जो करा नेसेसिटी लग रहा था, डिस करना नहीं था कर ले क्योंकि जरूरी लग रहा था। काम से याद आया काम किया लाइन से, काम की राजनीति से कराया एनलाइटमेंट। 1 मिनट अभी तो सब किया ही नहीं, उसे काम किया सिर्फ रैप किया ही नहीं। चुनाव आयोग का डेटा कहता है कि दिल्ली में 45% युवा वोटर हैं जो 18 से 39 साल के बीच के हैं, जिनमें 18 से 19 साल उम्र वाले फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या 2,08,000 है, जबकि 21 से 30 साल की उम्र वाले 26 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। केजरीवाल नहीं तो कौन बे गाना इसी युवा वोटर को टारगेट करता नजर आ रहा है। वालों के लिए उनका बेटा और भाई, केजरीवाल नहीं तो कौन बे, हाँ केजरीवाल नहीं तो कौन बे, बोल बोल केजरीवाल नहीं तो कौन बे, है कौन इधर, केजरीवाल नहीं तो कौन।
दिल्ली की सियासी लड़ाई अब हाथापाई पर आ चुकी है। रिठाला में एक जनसभा के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी पर हमला हो गया, जिसका आरोप अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया है। और प्रचार के आखिरी राउंड में वो तस्वीर भी सामने आ गई, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आम आदमी पार्टी के रिठाला से प्रत्याशी महेंद्र गोयल एक पार्क में जनसंपर्क कर रहे थे, तभी उन पर हमला हो गया। कुछ लोग आप प्रत्याशी के साथ मारपीट करते नजर आए, जिसका वीडियो अरविंद केजरीवाल ने भी शेयर किया है। इस हमले में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को गंभीर चोटें आई हैं, जिसका आरोप अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया है। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, दिल्ली में बीजेपी बुरी तरह चुनाव हार रही है, बौखलाहट में अब हिंसा पर उतर आए हैं। रिठाला से हमारे विधायक महेंद्र गोयल पर हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं। अरविंद केजरीवाल आज उसी रिठाला में जनसभा करने पहुंचे और हमले में घायल आप प्रत्याशी के लिए जनता से भावुक अपील भी की। महेंद्र गोयल जी की ये हालत देख के रोना आता है कि किस तरह से दूसरी पार्टी के गुंडों ने आपके विधायक के ऊपर हमला करके उनको इतनी बुरी तरह से घायल कर दिया। यानी जो रिठाला में हुआ, अब उस पर दिल्ली की सियासत गर्मा चुकी है। हालांकि इन आरोपों पर अब तक बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। दिल्ली चुनाव में जिस तरह मुफ्त की योजनाओं की आंधी चल रही है, अब उसका असर 1000 किलोमीटर दूर बिहार की सियासत पर भी पड़ने लगा है। यहाँ भी विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी मुफ्त की योजनाओं का अभी से ही ऐलान करने लगी है। तेजस्वी यादव यहाँ पर खेत खलिहान होते हुए बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए मिशन 2025 पर निकल पड़े हैं। और गरीब परिवार किसानों को तेजस्वी यादव पैसे बांट रहे हैं। सीधे खेत से सब्जी खरीद रहे हैं और मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव गरीबों के हक की बात करते हैं। पैसा दीजिए, अरे दीजिए, रखा बच्ची को एक दो, आप और लो बाबू, जब मदद करना, ठीक है ना। अपना एकदम हम लोग फिर आएंगे, कभी रुकेंगे तो फिर ले जाएंगे लालू जी के लिए। तेजस्वी यादव का ये अंदाज काफी सुर्खियों में है और चर्चा उन मुफ्त के वादों पर भी शुरू हो चुकी है, जिसका ऐलान उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए किया और दावा किया कि सरकार बनने पर हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। माई बहन योजना से हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। पेंशन 400 से बढ़ाकर 1500 का दावा किया जा रहा है। तेजस्वी के मुफ्त दांव पर जेडीयू चुटकी ले रही है और किसानों को पैसा बांटने पर तंज कस रही है। 55 पैसे प्रति यूनिट किसान को हम बिजली दे रहे हैं। जयराम सिंह कुशवाहा जी का आपने गोभी खरीदा तो पैसा देना पड़ा, नहीं तो आप के लालूवाद जिनको खिलाने के लिए गोभी ले जा रहे हैं, उनके दौर में तो फर्नीचर से लेकर के शोरूम से गाड़ियां उठा लेता था लोग। यानी अब बिहार में मुफ्त की योजनाओं पर जंग शुरू हो चुकी है। सुशासन वाली सरकार और लालू राज की तुलना हो रही है और एक बार फिर नीतीश और तेजस्वी आमने सामने आ चुके हैं। इधर नाक का सवाल बनी अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जबरदस्त घमासान। दोनों तरफ से जोर आजमाइश हो रही है और इसी बीच अखिलेश यादव को उनके बागी विधायक ने तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के विधायक अब बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार कर रहे हैं। एसपी एमएलए अभय सिंह चंद्रभानु पासवान के समर्थन में वोट मांग रहे हैं और दावा कर रहे हैं मिल्कीपुर सीट पर बीजेपी की जीत होगी। मैं यहाँ लगातार आ रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो है सरकार की योजनाओं से लोग बहुत लाभान्वित हैं, आच्छादित हुए हैं। उनकी योजनाओं से लोगों को लाभ हुआ है और लोग जो है चंद्रभान पासवान के पक्ष में बोल रहे हैं। मिल्कीपुर में जो ये पासवान लड़ रहे हैं, चंद्रभान पासवान जी, इनकी स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। अखिलेश यादव से अभय सिंह की बगावत जग जाहिर है। ऐसे में जिस तरह उन्होंने अपना समर्थन बीजेपी प्रत्याशी को दिया, उससे एसपी प्रत्याशी की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस सीट पर जीत के लिए दलित के साथ ब्राह्मण और क्षत्रिय वोट बेहद जरूरी है। मिल्कीपुर में दलित वोट 1,20,000 के आसपास है। यादव वोटर 55,000 के आसपास है। पासी वोटर की संख्या भी 55,000 है। वहीं ब्राह्मण वोटर 60,000 और ठाकुर वोटर 25,000 है। ऐसे में राजनीतिक पंडित मानते हैं कि जो भी पार्टी दलितों के साथ ब्राह्मणों, क्षत्रियों और अन्य पिछड़े वर्गों का समर्थन हासिल करेगी, वही विजयी होगी। मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को जनता बुरी तरह नकारा है। अभी आप देखें ना, ये मिल्कीपुर भी हारेंगे और ये दिल्ली भी हारेंगे।
मुंबई के कुर्ला इलाके में आज दोपहर को भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आपको बता दें 8 से 10 दुकानें आ गई और देखते ही देखते यहां पर सभी दुकानें जलकर राख हो गई। कारोबारियों का लाखों का यहां पर नुकसान हो गया। मौके पर दमकल की टीम पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद ही इस आग पर काबू पाया गया है। इन तस्वीरों को आप देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त जी न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव आप देख रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि आग कितनी तेजी से यहाँ पर फैली होगी। आग का धुआं काफी दूर से ही दिखाई दे रहा है। हालांकि राहत की बात ये रही कि आग हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में वक्फ बोर्ड से जुड़ी जमीन को लेकर बड़ी खबर सामने आई। यहां केंद्र सरकार के वामसी पोर्टल और जिले के रिकॉर्ड में वक्फ की जमीनों में बड़ा अंतर पाया गया है। दरअसल केंद्र सरकार वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर फर्रुखाबाद प्रशासन से जिले में दर्ज वक्फ की संपत्तियों के बारे में ब्यौरा तलब किया था, जिसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने शासन को अपनी रिपोर्ट भेजी थी। रिपोर्ट में जिले की कुल वक्फ की 2178 संपत्ति का राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। तहसीलों की रिपोर्ट के मुताबिक 919 वक्फ संपत्तियां राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज पाई गई। इनमें से सदर तहसील में वक्फ की 354 संपत्ति और कायमगंज तहसील में 565 संपत्ति वक्फ के नाम दर्ज पाई गई। वहीं केंद्र के पोर्टल पर वक्फ की 3863 संपत्ति दर्ज की गई, जिनमें 1605 संपत्ति पर कब्रिस्तान बने हैं। वहीं केंद्र के पोर्टल पर दर्ज वक्फ की 346 संपत्ति पर मस्जिदें बनी हैं। जनपद फर्रुखाबाद में वक्फ संपत्तियों की संख्या कुल 2178 प्रॉपर्टी है और उसमें जो फॉर्मेट में सूचना मांगी गई थी उसमें जनपद की सूचना में ये 919 प्रॉपर्टी थी जिन पर क्लेम किया गया था। केंद्र के पोर्टल और जिले के सर्वे में कुल 1685 संपत्तियों का अंतर है। देखना ये होगा कि सरकार जिला प्रशासन की इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करती है या केंद्र के पोर्टल में दर्ज आंकड़ों पर एक्शन लेती है। यूपी में जिस बुलडोजर को देखकर भूमाफिया और अपराधियों का सिरदर्द होने लगता है, बिहार में वही बुलडोजर सिरदर्द की दवा बन रहा है। ये दवा है बुलडोजर चाय। अपराध की नींव हिलाने वाला बुलडोजर यूपी में वो ब्रांड बना जिसकी धमक पूरे देश में सुनाई दी, लेकिन बिहार के जहानाबाद में बुलडोजर के नाम से जो ब्रांड बना उसका नाम है बुलडोजर चाय वाला। जैसा नाम वैसी चाय। ब्रांड बुलडोजर तो चाय ऐसी कड़क कि इस बुलडोजर चाय वाले के पास लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। हाँ, बहुत स्वाद है। फ्लावर वाला चाय देते हैं। बुलडोजर चाय अनोखा है तो इसका कार्य भी अनोखा है, चाय का स्वाद भी अनोखा ही है। इन जनाब ने सिर्फ बुलडोजर नाम ही नहीं रखा, बल्कि टपरी में खुली इस चाय की दुकान में एक बाहुबली बुलडोजर भी खड़ा है। यानी ब्रांडिंग की भी टेंशन नहीं और नाम इतना अनोखा कि बुलडोजर बाबा के फैन खींचे चले आते हैं। यानी अब बिहार में भी ब्रांड बुलडोजर का क्रेज सिर चढ़ने लगा है। जैसे बुलडोजर की धमक और एक्शन एकदम कड़क रहती है, ब्रांड बुलडोजर के नाम पर धंधा करने वाला ये चाय वाला भी। आज महाकुंभ का 20वां दिन था और महाकुंभ में आज वीआईपी स्नान का दिन भी रहा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ 77 देशों के राजनयिकों ने भी आस्था के महाकुंभ में डुबकी लगाई। महाकुंभ मेला देखने के लिए विदेशों से 100 से ज्यादा मेहमान तीर्थ नगरी आए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी संगम में डुबकी लगाई और 77 देशों के 118 राजनयिक भी महाकुंभ देखने पहुँचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज महाकुंभ में आए और साधु संतों के साथ धार्मिक आयोजन में शामिल हुए। इससे पहले विदेशी मेहमानों का प्रयागराज एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। फिर 77 देशों के 118 राजनयिकों का अरैल में भी भव्य स्वागत हुआ। राजनयिकों ने अरैल में अपने अपने देशों के ध्वज भी फहराए और संगम में डुबकी लगाई। विदेशी मेहमानों ने अक्षय वट, सरस्वती कूप और लेटे हुए हनुमान मंदिर के दर्शन भी किए। महाकुंभ प्रयागराज में अमेरिका, फ्रांस, रूस, स्विट्जरलैंड, जापान, न्यूजीलैंड, जर्मनी और नेपाल समेत 77 देशों के राजनयिक शामिल हुए। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर मची भगदड़ के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में हैं। सीएम योगी ने शनिवार को प्रयागराज का हवाई सर्वेक्षण किया और मेला क्षेत्र में तैयारियों का जायजा भी लिया। सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण के जरिए महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखा। सीएम ने पूरे मेला क्षेत्र में तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया, साथ ही सड़कों पर भीड़ की स्थिति और मेले की स्थिति का जायजा भी लिया। बसंत पंचमी पर होने वाले अमृत स्नान से पहले सीएम योगी का ये सर्वेक्षण बेहद अहम माना जा रहा है। प्रशासन भी 3 फरवरी को होने वाले अमृत स्नान को लेकर मुस्तैद है। प्रयागराज दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संतों के साथ भी मंथन किया और मौनी अमावस्या पर हुए हादसे के बाद संतों के सहयोग के लिए धन्यवाद भी कहा। क्योंकि सनातन धर्म ही मानव धर्म है। सनातन धर्म रहेगा तो मानव धर्म रहेगा। और मैं
अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ एक चुनौती हम सबके सामने आई, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। सीएम योगी ने संतों को धैर्य के साथ लोगों की मदद करने के लिए आभार जताया। सीएम के साथ संतों की इस बैठक में स्वामी अवधेशानंद गिरी और जगत गुरु रामभद्राचार्य के अलावा कई बड़े संत और महात्मा भी शामिल हुए। सीएम योगी सतुआ बाबा के आश्रम भी पहुंचे और पट्टाभिषेक और तिलक कार्यक्रम में शामिल हुए। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में हुए हादसे से हर कोई दुखी है, लेकिन महाकुंभ में एक संत इतने दुखी हुए कि उन्होंने मृत आत्माओं की शांति के लिए भू समाधि ले ली। मौनी महाराज ने महाकुंभ के सेक्टर 6 स्थित शिविर में शुक्रवार को लगभग 3 घंटे तक जमीन के अंदर अखंड तपस्या की। संगम पर हुई भगदड़ की वजह से मौनी महाराज ने अपनी चक्रवाती दंडवत परिक्रमा स्थगित कर दी थी। मौनी महाराज अमेठी के बाबूगंज स्थित सगरा आश्रम के प्रमुख हैं और 97वीं बार भू समाधि पर बैठे हैं। मौनी अमावस्या को हुए दुखद घटना से मैं काफी क्षुब्ध हूँ, इसलिए मैं उन सभी आत्माओं की आत्मशांति हेतु 3 घंटे के लिए मैं भू समाधि में जा रहा हूँ। 3 घंटे बाद मैं समाधि से निकाला जाऊंगा। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि जो भी संसार से जो भी आत्माएं यहाँ चली गई हैं उन्हें शांति मिले, उस परिवार के संकट कम हो, क्योंकि आगे कोई और अनहोनी न घटे, इसको लेकर के मुझे बहुत चिंता है। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद से मौनी महाराज बेहद दुखी हैं और महाकुंभ में विरोधियों की कुदृष्टि को समाप्त करने के लिए भू समाधि साधना करने का निर्णय लिया। इस साधना को करने से पहले इसकी जानकारी गुप्त रखी गई ताकि भक्त और श्रद्धालुओं की भीड़ न जमा हो। 1 प्रहर की साधना में वो 3 घंटे तक बिना हवा पानी के जमीन के अंदर रहे। भू समाधि साधना संत महात्माओं की सबसे कठिन साधना पद्धति मानी जाती है। इसमें जीवित अवस्था में साधक भूमि के नीचे गुफानुमा जगह पर कई घंटे रहकर अपनी इष्ट की साधना करता है। इसमें हवा, पानी और भोजन नहीं होता। गड्ढे को इतना सकरा बनाया जाता है कि इंसान इस गड्ढे में ठीक से बैठ भी नहीं सकता। उन्होंने भगवान शिव का ध्यान लगाते हुए महाकुंभ हादसे में मृत आत्माओं को शांति प्रदान करने और महाकुंभ में अब कोई विघ्न बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना की। बागेश्वर वाले बाबा हिंदुओं को एकजुट करने के लिए प्रयागराज में एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला का संदेश देते नजर आए और बताया कि अब एक बागेश्वर वाले बाबा से काम नहीं चलेगा, हर घर से बागेश्वर वाले बाबा निकलना चाहिए। बागेश्वर बाबा के भरोसे मत रहो, घर घर बागेश्वर बाबा बनना पड़ेगा। धीरेन्द्र शास्त्री लोगों को सनातन का पाठ पढ़ा रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट करने का आह्वान कर रहे हैं और वतन के साथ सनातन की रक्षा के लिए माला भाला को जरूरी बता रहे हैं। माला से सनातन की रक्षा होगी, भाला से तन की रक्षा होगी। सनातन की और वतन की और तन की, इन तीनों की रक्षा करना जरूरी है। तो सनातन की रक्षा के लिए माला जरूरी है और वतन और तन की रक्षा के लिए हिंदुओं के पास भाला जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री इससे पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पद यात्रा कर चुके हैं, साथ ही सनातनी सेना का भी ऐलान कर चुके हैं। ऐसे में जिस तरह उन्होंने माला के साथ भाला का संदेश दिया, उससे ये बात विरोधियों को जरूर चुभ सकती है। बिहार में आज से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू हो गई, लेकिन परीक्षा शुरू होने के साथ ही जगह जगह से बवाल की तस्वीरें भी सामने आई। कई जगहों पर तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। ये तस्वीर बिहार के बेगूसराय की है। यहाँ परीक्षा सेंटर पर देर से पहुंचे परीक्षार्थियों को जब एंट्री नहीं मिली तो छात्र हंगामा करने लगे, गेट पर चढ़ गए और फिर बवाल शुरू हो गया। बताया गया कि परीक्षार्थी सेंटर पर देर से पहुंचे थे, जिसके बाद उन्हें एग्जाम देने की इजाजत नहीं दी गई। ऐसे में हंगामा करने लगे। कुछ ऐसी ही तस्वीर बिहार के मुंगेर से भी आई। यहाँ भी परीक्षा केंद्र पर लेट पहुँचने वाले परीक्षार्थियों को जबरन सेंटर के अंदर जाते देखा गया, तो कुछ परीक्षार्थी बिना परीक्षा दिए वापस लौट आए। मुजफ्फरपुर में तो परीक्षा केंद्र पर 5 मिनट लेट से पहुंची आधा दर्जन छात्राओं को परीक्षा देने से मना कर दिया गया। ऐसे में जब बच्चे जबरन कॉलेज के अंदर जाने लगे तो उनके साथ बदसलूकी की गई और गार्ड पर मारपीट का आरोप लगाया गया। इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले ही दिन बिहार में बवाल हो गया। कई जगहों पर परीक्षार्थी बिना परीक्षा दिए लौट गए, तो कई जगहों पर जबरन परीक्षा सेंटर में घुसने के दौरान हंगामा हो गया। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। आज दिल्ली पुलिस ने 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया, जो दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में कई साल से अवैध तरीके से रह रहे थे। बांग्लादेशियों के खिलाफ चल रहे मुहिम के तहत ये सभी संदिग्ध एक घर से पकड़े गए, जिनके पास से भारतीय और बांग्लादेशी पासपोर्ट के कई अवैध दस्तावेज और कैश बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक इनके वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी ये लोग यहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे थे।
पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों में एक महिला और उसके 2 बच्चे शामिल हैं। महिला अवैध तरीके से बॉर्डर पार करके भारत आई थी और करीब 20 साल से यहाँ रह रही थी। इधर दिल्ली पुलिस ने अपने विशेष अभियान के तहत अब तक करीब 21 बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें पकड़ा और 18 को डिपोर्ट करके बांग्लादेश भी भेज दिया है। मध्य प्रदेश में बसंत पंचमी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बार रतलाम में बसंत पंचमी के मौके पर नारी शक्ति का प्रदर्शन होगा, जिसमें महिलाएं तलवारबाजी का प्रदर्शन करेंगी। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के मौके पर इस कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसके लिए महिलाएं बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही हैं, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। महिलाएं तलवारबाजी का अभ्यास करती दिखाई दी, जिसमें महिलाएं और लड़कियां भी शामिल रहीं, जो हाथ में तलवार लेकर उसे चलाने की ट्रेनिंग करती दिखाई दी। नारी शक्ति के इस प्रदर्शन का मकसद महिला सुरक्षा से जुड़ा है। एक वीडियो में महिला अपने साथी के सामने घुटनों पर पैर रखकर तलवारबाजी का अभ्यास करती दिखाई दी। तो लड़कियों ने भी तलवारबाजी का जौहर सीखा, जिससे ये लड़कियां अपने सामने आने वाली हर मुसीबत का मुकाबला बखूबी कर सकेंगी और एक साथ 2100 महिलाएं और लड़कियां हाथ में तलवार लेकर करतब दिखाएंगी। बसंत पंचमी पर रतलाम स्थापना उत्सव 3 दिन तक चलेगा, जिसमें 2 फरवरी की शाम 2100 नारी शक्ति शस्त्र कला का भव्य प्रदर्शन होगा। भारतीय सेना लगातार अपने रॉकेट की रेंज और ताकत बढ़ाने में जुटी है और कुछ ऐसी ही तस्वीर पिनाका मिसाइल की आई, जिससे रॉकेट लॉन्चर दागे जा रहे हैं। दुश्मनों को आंख दिखाती ये तस्वीर स्वदेशी पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की है, जिसकी मारक क्षमता का परीक्षण हो रहा है। यह सिस्टम पूरी तरह से देश में ही बनाया गया है, जो केवल 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने में सक्षम है। ऐसे में इस एक्सरसाइज के दौरान इसकी मारक क्षमता, सटीकता और एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला करने की ताकत को परखा जा रहा है। पिनाका सिस्टम को DRDO के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, जिसका नाम शिव के धनुष पिनाक पर रखा गया है। रॉकेट की रेंज करीब 75 से 100 किलोमीटर तक है, जिसे 120 से 300 किलोमीटर तक बढ़ाने की तैयारी चल रही है। पिनाक में एक साथ 12 रॉकेट होते हैं, जो 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने में सक्षम है। पिनाका का सफल परीक्षण पहले ही हो चुका है। अब मिलिट्री एक्सरसाइज में इसकी टेस्टिंग हो रही है, जिसे बेहद कम दूरी पर कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार ने गांव में टॉयलेट बनवाए, लेकिन ग्राम प्रधान ने पुलिस और लेखपाल के साथ मिलकर टॉयलेट पर यहां बुलडोजर ही चलवा दिया। आरोप है कि मोदी सरकार द्वारा बनवाए टॉयलेट को प्रधान ने सचिव और अधिकारियों के साथ मिलकर गिरवा दिए। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि ग्राम प्रधान अपने सामने बुलडोजर से टॉयलेट तोड़वा रहा है। यही नहीं, विरोध करने पर इस ग्राम प्रधान ने पीड़ितों के साथ मारपीट भी की है। हमारे शौचालय सरकारी बने थे, हमारी जगह थी, उसमें सारा कुछ रखा हुआ था, ईंटें वगैरह थी, यहाँ के पेड़े थे, नीम के पेड़े थे, सब तोड़ दिए। प्रधान ने तोड़वा दी, पुलिस वालों ने उसको बुला के वोट नहीं दिए थे इसलिए। ये मामला देवरिया थाना क्षेत्र के कमालपुर जनूबी गांव का है। आरोप है कि पीड़ितों ने ग्राम प्रधान को वोट नहीं दिए थे, इसीलिए उसने इनके सरकारी टॉयलेट पर बुलडोजर चलवा दिया। अब पीड़ित परिवार ने SSP से न्याय की गुहार लगाई है। हरियाणा के गुरुग्राम में एक तेज रफ्तार कार बिजली के ट्रांसफार्मर से यहां पर टकरा गई, जिसके बाद ट्रांसफार्मर के सारा यहां पर तेल जो है वो सड़कों पर आ गया और तेल लूटने के लिए लोगों की यहां होड़ मच गई। ट्रांसफार्मर के सड़क पर फैले तेल को लूटने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दिखा कि ट्रांसफार्मर से टकराने के बाद कार के परखच्चे उड़ गए और हादसे के बाद ट्रांसफार्मर का तेल सड़कों पर बहने लगा, जिसे लूटने के लिए सड़क पर लोगों में होड़ मच गई। सड़क पर बिखरा तेल को ले जाने के लिए कोई बाल्टी लेकर पहुंचा, तो कोई छोटे छोटे ड्रमों में तेल भरने लगा, तो कोई बोतल में ही तेल भरता हुआ नजर आया। बच्चे, जवान सभी सड़क पर बहती तेल की गंगा में हाथ धो लेना चाहते थे। तेल की लूट में महिलाएं भी पीछे नहीं थीं। एक महिला तो घर से बाल्टी ही लेकर आ गई और सड़क पर बिखरा तेल भरने लगी और सभी भर भर कर तेल घर ले गए, लेकिन किसी इस बात की भी परवाह नहीं थी कि इससे उनकी जान पर बन सकती है। कार हादसे के बाद ट्रांसफार्मर में आग लगने से सड़क पर फैले तेल में भी आग लग सकती थी और हाँ भी हादसा हो सकता है। हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया के गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। घने कोहरे के कारण एक क्रूजर गाड़ी नहर में जा गिरी। बताया जा रहा है कि क्रूजर में 14 लोग सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 6 लोगों के शव बरामद किए गए। हादसा रतिया के समीप भाखड़ा नहर में हुआ, जब सवारियों से भरी गाड़ी धुंध के चलते गहरे नहर में जा गिरी। हादसे के 12 घंटे बीत जाने के बाद भी भाखड़ा में बहे सभी लोगों का सुराग नहीं मिला। ये देखिए, ये वो नहर है जहाँ जो है ये पूरा हादसा हुआ है।
कितनी गहरी नहर है। हालांकि देखिए अभी पुलिस प्रशासन और तमाम जो टीमें हैं, रेस्क्यू टीमें हैं, यहाँ पहुंच चुकी हैं। तमाम यहाँ टीमें मौजूद हैं। रात का जो है यहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ताकि लोगों को किसी तरह से ये इस नहर से निकाला जा सके। जानकारी के मुताबिक फतेहाबाद में एक परिवार पंजाब से शादी समारोह में शामिल होकर अपने गांव सरदारे वाला की ओर जा रहा था, लेकिन धुंध ज्यादा होने की वजह से और नहर पर सेफ्टी वॉल न होने के चलते गाड़ी सीधे नहर में जा गिरी। गांव के लोगों ने प्रशासन को हादसे की खबर दी, जिसके बाद प्रशासन ने यहां रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। और अब हम आपको छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के खिलाड़ियों का ऐसा हैरत अंगेज कारनामा दिखाएंगे जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबाएंगे। खिलाड़ियों ने ढोलकल पर्वत की चोटी पर ऐसा करतब दिखाया कि हर कोई हैरान रह गया। ये तस्वीर उस जज्बे की कहानी बयान करती है जो इन खिलाड़ियों के सिवा किसी और के बस की बात नहीं। हजारों फीट ऊंची पहाड़ की चोटी पर एक के ऊपर एक खड़े इन खिलाड़ियों का वाई कारनामा सबको हैरान कर रहा है। इतनी ऊंचाई पर ऐसा करतब जहां जरा सी चूक का मतलब है मौत, लेकिन इन खिलाड़ियों का हुनर, बैलेंस और इनका जज्बा काबिले तारीफ है। अबूझमात मलखंब के खिलाड़ियों ने ढोलकल पर्वत में शानदार करतब दिखाया, जिसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं। दंतेवाड़ा के फरसपाल स्थित 3000 फीट ऊंची ढोलकल पहाड़ी पर अबूझमाड़ मलखंब अकादमी के युवा खिलाड़ियों ने ये शानदार करतब प्रस्तुत किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इंग्लैंड में आग के तांडव की तस्वीरें सामने आई है। मर्सीसाइड उत्तर पश्चिम इंग्लैंड में एक औपचारिक और महानगरीय काउंटी है जहां पर टाउन हॉल में भीषण आग लगी। इन तस्वीरों को आप देखिए। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू करने की यहां पर कोशिश में जुटी थी और तब आग और तेज हो रही थी। 10 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा गया ताकि जल्द से जल्द यहां पर इस आग पर काबू पाया जाए। आप देख सकते हैं आसमान में धुएं का गुबार आपको नजर आ रहा है। इंग्लैंड में आग का तांडव और कैसे दमकल की टीम लगातार कोशिश कर रही थी कि इस आग पर काबू पाया जाए, लेकिन ये आग और देखते ही देखते बढ़ती चली गई। तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इंग्लैंड से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिल रहा है। जी न्यूज़ पर इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और किस तरह से आप देखिए आसपास सड़क भी है। लोगों को कहा जा रहा है कि आप सावधानी बरतते हुए यहां से आगे बढ़ें और दमकल की टीम इस वक्त मौके पर मौजूद है। आप देखिए आग पर काबू पाने की कोशिश जब कर रही थी तब की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग इतनी भीषण थी कि पूरे आसमान में काले धुएं का गुबार आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजरें जाएंगी। और दमकल की पूरी ये कड़ी मशक्कत के बाद कोशिश रही कि आप जल्द से जल्द इस आग पर काबू पा लें। तो इंग्लैंड से अब देखिए किस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है और बीच सड़क पर कई गाड़ियां भी रुकी हुई यहाँ पर नजर आ रही है जो कि इस पूरे आग के तांडव को अपने कैमरे में कैद कर रही हैं। आपको बता दें कि 10 गाड़ियां इस वक्त दमकल की मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए ताकि ये आग और आगे तक ना फैले। इन सब के बीच यातायात बाधित ना हो, इसको भी सुनिश्चित किया जा रहा है क्योंकि सड़क के ठीक बगल में ये आग लगी है। इन तस्वीरों को आप देखिए तो दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। तमाम यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम, फायर फाइटर्स, इसके साथ साथ एम्बुलेंस मौके पर मौजूद होती है क्योंकि जब इस तरह की कोई घटना होती है तो कोशिश यही की जाती है कि किसी भी तरह से कोई भी जनहानि ना हो। लेकिन इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं इंग्लैंड से, ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और आग का तांडव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कोशिश लगातार जारी कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। हालांकि आप देख सकते हैं सड़क के दोनों ही किनारे यहाँ आवाजाही लगातार चल रही है। गाड़ियाँ आ रही है, जा रही है, कई गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी भी है। लोग इस आग के तांडव को अपने कैमरे में कैद करते हुए। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पते की।